Fe डबल प्लस व आयरन, Fe डबल प्लस व Fe ट्रिपल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा Fe डबल प्लस व Fe ट्रिपल प्लस में से तथा Fe डबल प्लस व Fe ट्रिपल प्लस में से कौन अधिक अनुचुंबकीय है? कौन अधिक अनुचुंबकीय है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि Fe डबल प्लस व Fe ट्रिपल प्लस का क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये होता है Fe डबल प्लस और ये है Fe ट्रिपल प्लस। तो आधा दो प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। पहले तो बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और दूसरी बार में पूछ रहे कि कौन अधिक अनुचुंबकीय है। तो मैंने आपको चुंबकीय के लिए क्या बताया था? अनुचुंबकीय होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? अनुचुंबकीय के लिए बताया था कि वो क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? अयुग्मित, मतलब दो दो के पेयर ना हो, एक एक हो। अकेला होगा तो उसको क्या बोलोगे? अयुग्मित। आ जाओ। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 परमाणु क्रमांक देखने के बाद ही अपन क्या निकाल पाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d। देखते कितने हुए? 2 2 4 6 10 10 और 2 12 और 6 18 18 और 2 20 और 6 26 हो गए। तो ये क्या हो गए? 26 हो गए यहीं से ही। ठीक है, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब Fe डबल प्लस का लिखना है। तो प्लस कब आते हैं अपने पास? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या त्याग करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो 2 प्लस आए मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे इसमें? 4s में से। कल ही बताया था कि जो सबसे आखिरी वाला कक्षक होता है उसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। सबसे आखिरी कोश में से। तो ये नंबर जो है कोश को दर्शाते हैं, 1 2 3। सबसे आखिरी में कौन रहेगा? चौथे नंबर का। तो सबसे आखिरी कोश में से कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मतलब 4s वाला पूरा गायब। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 कहाँ है? 3d 6। तो यह हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका हुआ? ये Fe डबल प्लस का। क्वेश्चन आता तो यही है कि Fe डबल प्लस और Fe ट्रिपल प्लस का क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ट्रिपल प्लस का लिखना है तो मतलब 2 तो इसमें हो गए, 1 प्लस और करना है अपने को, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकालना है। तो किस में से निकालोगे? 3d में से। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगली बार में ये पूछ रहा है, वो क्या पूछा कि दोनों में से कौन अधिक अनुचुंबकीय है? चुंबकीय तो दोनों है पर कौन अधिक अनुचुंबकीय है? और अनुचुंबकीय के लिए क्या बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। तो देख लेते हैं डी कक्षक को। देखते हैं अपन। ये डी कक्षक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। कक्षक कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4। तो इसको लिख दिया 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इसका बनाएं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 5। तो अब आप देख के बता सकते हो कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा? Fe ट्रिपल प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अनुचुंबकीय का यही बताया था कि जिसके पास जितने अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा हो क्या होगा? अनुचुंबकीय। तो इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? कम अनुचुंबकीय है। और इसके पास कितने हैं? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? हाँ, तो अब लिख सकते हैं अपन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता देंगे। और चलो लिखो इसमें, क्वेश्चन की लाइन छोड़ दो, लिखो लेना, उत्तर लिखो। Fe डबल प्लस में चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि Fe डबल प्लस में चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि Fe ट्रिपल प्लस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Fe ट्रिपल प्लस की तुलना में, नहीं क्या लिखोगे, Fe ट्रिपल प्लस में, हाँ Fe ट्रिपल प्लस में Fe डबल प्लस की तुलना में, Fe ट्रिपल प्लस में Fe डबल प्लस की तुलना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। ठीक है, Fe ट्रिपल प्लस के पास कितने 5 है और डबल के पास कितने हैं 4, अधिक है। इसलिए Fe ट्रिपल प्लस अधिक अनुचुंबकीय है। अधिक अनुचुंबकीय है। ये नोट कर लो बोर्ड पे, तीनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम नोट कर लो। हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डालना, हाँ नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लिख लो हेडिंग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नोट कर लो। क्या? हाँ क्रम तो यही रहता है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रम में पहले 4s ही आता है फिर 3d आता है, ओब्बो के नियम के हिसाब से। ओब्बो का नियम यही बोलता है। क्या पूछ रहे हो? हमने Fe में से प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, हाँ तो 4s2 गायब हो गया। ये Fe ट्रिपल प्लस करना था, यहाँ कितने थे 2, तो एक और कम करना है, 2 को 3 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम करोगे 1, तो एक काम से करना 6 में से 1 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, इसलिए हुए और काम। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक, संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों? उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों? संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों? उत्प्रेरक मतलब पता है क्या होता है? हाँ वो आपने बताया था। क्या बताया था? उत्प्रेरक क्या करते हैं? वो अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। मतलब अभिक्रिया वैसे उत्प्रेरक दो ही काम करते हैं, दर में वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम, पर मैक्सिमम अपन क्या करते हैं वृद्धि करवाते हैं, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। तो इसलिए परिभाषा यही बोली जाती है उत्प्रेरक की कि जो अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो क्यों जरूरत लगती है वृद्धि करने की? बहुत सी रिएक्शन बहुत लेट होती है, 5-5, 6-6 घंटे हो जाते हैं, नहीं होती, तो उसके लिए अपन उसको कुछ और मिला देते हैं उसमें। तो क्या क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं, ये लिखा है, संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों? जब भी आप नोटिस करना, जब भी किसी अभिक्रिया में आप उत्प्रेरक का यूज करोगे तो उसमें कोई ना कोई संक्रमण धातु होगी। 80% तक
संक्रमण धातुओं का ही उपयोग किया जाता है। वो जैसे हेबर विधि होती है N2 + 3H2, इससे बनता है अमोनिया 2NH3। Fe और NO2। तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक का यूज करते हैं अपन Fe और MO, ठीक है। ऐसे ही एक और विधि होती है संपर्क विधि। कौन सी विधि? संपर्क विधि। संपर्क विधि में होता है 2SO2 + O2, इससे बनता है 2SO3। यहाँ पर 2SO2 था, एक और O2 आ गया तो क्या हो गया 2SO3। ये कौन सी विधि है? संपर्क विधि। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक लगता है वो लगता है प्लेटिनम। पीटी। कौन सा लगता है? पीटी। एक और अभिक्रिया आती है CH2 + CH2 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मिला रहे हो आप हाइड्रोजन। तो यहाँ इसको यूं प्रोसेस बहुत स्लो होगी, पर हाइड्रोजन मिला रहे हैं तो यूं तो क्या है स्लो। Yes. पर अपने को इसको फास्ट कराना था, इसमें क्या मिलाते हैं? निकल। क्या मिलाते हैं? निकल। तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है। इससे क्या हो जाता है? अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। तो ये पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन हमको तो ये पता चल गया कि क्या संक्रमण धातु क्या करती है, उत्प्रेरक का काम करती है, मतलब अभिक्रिया की दर में वृद्धि करती है। पर हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा क्यों करती है, तो उसको समझते हैं। देखो जैसे निकल है, हमने एक अभिक्रिया मान ली कि A + B को मिलाने से क्या बन रहा है? AB। और जब ये ऐसे नॉर्मली हो रही है, नॉर्मल अभिक्रिया हो रही है, जब ऐसे ही बिना किसी उत्प्रेरक के, तो इसको लगते हैं 50 मिनट। कितना लग रहा है? 50 मिनट। फिर A + B से वापस बना रहे हो AB, पर इस बार आपने उत्प्रेरक यूज कर लिया निकल का यूज करा, तो इससे क्या होता है? AB तो बनता है, पर ये जो 50 मिनट की जगह यहाँ क्या हो जाते हैं? 5 मिनट। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि निकल धातु जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनी होती है, ठीक है। निकल जो होता है वो किससे? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना होता है, और ये परमाणु इस टाइप की संरचना में होता है, ठीक है। इस टाइप की संरचना में होता है। और क्या बोला है? संक्रमण धातुओं का डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण। अपूर्ण होता है मतलब उसके पास जगह खाली है। जगह खाली है तो जो अभिकारक है, अभिकारक के अणुओं को क्या कर लेता है? अधिशोषित। अधिशोषित बताया था मैंने क्या होता है? एक होता है अवशोषित और एक होता है अधिशोषित। अवशोषण में क्या होता है? पूरा सोख लेता है, पर अधिशोषित में क्या होता है? वो सतह पर ही रहने देता है। तो निकल धातु क्या करती है? जो अभिकारक है, अभिकारक कौन होते हैं? लेफ्ट वाले। अभिकारक को क्या कर लेती है? अपनी सतह पर चिपका लेती है। तो होता क्या इससे? ये सब जगह पर क्या लग जाते हैं? AB यहाँ भी लग गया AB और इधर भी लग गया AB, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि यूं हो रहे थे, अकेले में चल रही थी ये काम, पर होता क्या है? निकल धातु के डालने से क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस क्या हो जाती है? एक साथ हो जाती है। यूं क्या होती है? अलग अलग स्टेप में होती है, पर इसको करने से क्या हो जाती है? एक साथ स्टेप में। देखो मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे अभी कितने बच्चे हो? 7 बैठे हो, है ना। तो 7 जने बैठे हो, तो आप बोलते हो मेरे से कि सर हमको 1-1 घंटा अलग अलग पढ़ाओ। तो 1-1 घंटा अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 7 घंटे। तो फिर मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं, सातों को क्या बोलते हैं? एक साथ पढ़ा देते हैं। तो एक साथ पढ़ाने से क्या होगा? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में ही सारा निपट जाओगे। यूं 7 घंटे का काम कितने में हो जाएगा? 1 घंटे में। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये अभी अभिक्रिया कर रहा है, अलग अलग स्टेप में कर रहा है। पर ये जो निकल है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे परमाणु क्या करते हैं? AB अभिकारक को अपने सतह पर अधिशोषित करा देते हैं। तो जो स्टेप में काम चल रहा था वो क्या चल रहा है? एक साथ। तो एक साथ काम होगा तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो अभिकारक क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक क्या कर लेगा? अभिक्रिया की दर को वृद्धि कर देगा। समझ में आया क्यों? पहली बात तो क्या है? ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इनका डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। और ये क्या करते हैं? अपूर्ण होता है तो ये खाली जगह होती है, तो ये क्या कर लेते हैं? अभिकारक को अपनी सतह पर अधिशोषित करवा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो ये था रीजन इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा देना इसमें। चलो उत्तर लिखो। संक्रमण
तत्वों के n-1 डी कक्षक संक्रमण तत्वों के n-1 डी कक्षक क्या होते हैं? खाली अपूर्ण अपूर्ण होते हैं। n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। तब ये अपने रिक्त डी कक्षकों के द्वारा अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है और आसानी से क्रियाफल का निर्माण हो जाता है। इसलिए संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। संक्रमण धातुओं के पृष्ठ पर सक्रिय सतह उपस्थित होती है। संक्रमण धातुओं के पृष्ठ पर सक्रिय सतह उपस्थित होती है। ये ऊपर वाली दो रिएक्शन नोट कर लो। यहाँ आएगा हेबल विधि, ये संपर्क विधि। क्वेश्चन लिखो, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है। क्यों? क्या बोला मैंने? संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती है। क्यों? तो एक चीज नोटिस करना, जो भी मिश्र धातुएं होती है वो किससे बनी होती है? संक्रमण धातुओं से बनी होती है। और मिश्र धातु क्या होता है पता है? वो अगर धातु से बेहतर बनती है। खाली दो ही हो तो मिश्र धातु हो जाए। मिश्र धातु को क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक धातु मिश्रण। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। हाँ, ये मिश्र धातु गलत है। ये क्या होगा? मिश्र धातु पीतल पता है कैसे बनता है? पता नहीं सर, देखा है सर। देखा है? कैसा कलर? सर पीतल और तांबा दोनों अलग अलग होते हैं ना? तांबा व्हाइट होता है? बता। नो अभी सब बताऊंगा मैं, यहाँ इसलिए खड़ा हूँ। पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। तांबा जो होता है वो कॉपर होता है, लाल कलर का होता है तांबा। मुझे तो पता ही नहीं था। और पीतल होता है पीले कलर का। ठीक है? सर पीतल पीले कलर का होता है, तांबा लाल कलर का। सर वो जग जिसके अंदर से अपन पानी पीते हैं वो क्या है सर? तांबा। तांबे का जग होगा वो तांबा है। हाँ, जिसको सुबह सुबह पानी पीते हैं। हाँ, जो वो रात तांबे में रख के सुबह पीना चाहिए ना। हो गया पीतल। अब इतना है कांसा। ओ सर, ये कौन सा बर्तन है? कांसा बनता है कॉपर व टीन से। कॉपर व टीन से क्या बनता है? टीन। टीन कैसा होता है? सर टीन को टी से नहीं, टीन ऐसे नहीं। ये दोनों क्या है?
देखो इसमें भी कॉपर मिलाया अपन ने, क्या संक्रमित धातु, ये भी क्या है संक्रमित धातु। तो इसके पीछे का कारण अब पता लगाते हैं अपन। जब भी कोई देखोगे मिश्र धातु, उसमें आपको कम से कम एक तो क्या मिलेगा, नो सर, द्विखंड का तत्व, मतलब संक्रमित धातु है ना। तो अब इसके भी पीछे का कारण क्या होगा, डी कक्षक क्या होता है, अवरोध है ना, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात समझ लो, आपको मिश्र धातु बनाना है, मिश्र धातु बनाना है तो दो धातु ले ली अपन ने। अब होता क्या है, अपने पास कंडीशन एक रख दी कि एक की क्या है, क्वथनांक क्या है, कम है, एक का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और एक का है कुछ भी 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वथनांक क्या, गलनांक बन गया। एक का गलनांक क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और एक का क्या है 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही 100 डिग्री होगा ये पिघल के नीचे आ जाएगी धातु, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा धातु पिघल के आ जाएगी नीचे। अब ये कब, इसकी बारी कब आएगी, 100 डिग्री पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो नीचे आ गई, दोनों को भट्टी एक ही चल रही है, नीचे से आग एक जैसी चल रही है। ये तो 100 डिग्री पे नीचे आ गई, पर और तापमान बढ़ाते जाओगे तो कहाँ आ जाएगी, जब 500 डिग्री होगा तब जाके क्या होगा नीचे। पर आपने देखा होगा पानी उबालते हो आप 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो बन जाता है, पर तापमान और बढ़ाते हो 500 डिग्री तक ले जाना है, तो क्या होगा उस पानी का, पानी गायब हो जाएगा, मिलेगा क्या। तो यहाँ भी यही होता है, जब अगर आपने क्वथनांक अलग अलग ले लिए, अगर आपने अलग अलग क्वथनांक के तत्व ले लिए तो क्या होगा, ये तो 100 डिग्री टेम्परेचर के नीचे आ गया, 100 डिग्री टेम्परेचर पे नीचे आ गया, पिघल गया, और पिघलने के बाद क्या होगा, जब तक 500 डिग्री पे जाएगा तो ये बचेगा क्या, नीचे वाला नहीं बचेगा, फिर ये आएगा नीचे, जब तक वो मिलेगा नहीं। ऐसे मिश्र धातु बनेगी क्या, नहीं। तो मिश्र धातु बनाने के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए कि परमाणु आकार एक जैसे लगभग समान होना चाहिए, समान नहीं तो लगभग समान होना चाहिए। इसका अब अपन ने देख लिया कि एक धातु की इसका गलनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या है 105 डिग्री सेल्सियस, इसका 100 है और एक का 105। अब जब आप तापमान बढ़ाओगे तो दोनों बराबर लगभग समान टाइम पे नीचे आएगी, एक का 100 एक का 102 है, एक का 105 है, तो लगभग समान है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लगभग समान टेम्परेचर पे उबल रहे हैं और टाइम भी समान लगेगा, और क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, मिश्रित। तो ये क्या बना लेंगे मिश्र धातु, पर ये क्या बना पाएंगे, क्या नहीं सर। तो पहली कंडीशन तो क्या है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आकार पे भी डिपेंड करता है। तो पहली बात तो आकार भी क्या होना चाहिए उनका, परमाणु आकार एक जैसा होना चाहिए, और गलनांक भी क्या होना चाहिए, सेम। ये दोनों चीजें सेम होगी तो क्या होगा, मिश्र धातु का निर्माण हो जाएगा। चलो लिखो, संक्रमण धातुओं में अच्छा बनेगा, लिखा हाँ सर। N-1D कक्षक, ये तो लाइन अपूर्ण होता है, ये लाइन तो फिक्स हो गई है, तो सर यहाँ पे हो गई तो हाँ। संक्रमण धातुओं में N-1D कक्षक अपूर्ण होता है, आधा नंबर दिला दे सर। तथा संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार भी या परमाणु आकार में भी तथा संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में भी अधिक अंतर नहीं होता है, अधिक अंतर नहीं होता है। इस कारण यह तत्व क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को, इस कारण यह तत्व क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को सरलता से प्रतिस्थापित करके समांगी मिश्रण बना लेते हैं, समांगी मिश्रण बना लेते हैं। इसलिए संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है, इसलिए संक्रमण धातुएं
आसानी से मिश्र धातु बना लेती है। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं का क्या होता है, आकार लगभग समान होता है, और इस आकार लगभग समान होने के कारण क्या होता है, इनको जब पिघालने जाते हैं अपन तो दोनों एक ही तापमान पे एक ही समय पे क्या होते हैं, पिघल जाते हैं और समांगी मिश्रण बना लेते हैं। इसी कारण क्या होता है, संक्रमण धातु में क्या होती है, मिश्र धातु का निर्माण करती है। अब ये दोनों नोट कर लो, पीतल और कांसा। उदाहरण लिख लो, पीतल कॉपर प्लस जिंक, पीतल कांसा कॉपर प्लस टिन। पीतल को पीतांबरी पाउडर से क्या पूछ रहे हो? हाँ? सबने घर में होता है, क्या होता है? कांसा फोटो भेज दूंगा ग्रुप में आज। से क्या है, इसके बर्तन बनते हैं? हाँ, इसकी चीजें रहती कांसों की। जब अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु है संकुल या क्वेश्चन लिखिए सर। संक्रमण धातु है संकुल या उप सहसंयोजी यौगिक। संक्रमण धातु है संकुल या उप सहसंयोजी यौगिक बनाती है क्यों? ठीक है, संक्रमण धातु है संकुल या उप सहसंयोजी यौगिक बनाती है क्यों? तो संकुल क्या बताया था मैंने, संकुल क्या वो होता है? बड़ी इक्वेशन, बड़ी सी इक्वेशन मतलब जो कोष्टक से हाँ। K4 Fe Cl6, ये क्या है, संकुल है। ठीक है, तो ये संकुल का निर्माण संक्रमण धातुएं करती है क्यों, या उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है क्यों, ये क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से संक्रमण धातुएं पता है कौन सी है? संक्रमण धातु है Fe। ये क्या है, संक्रमण। पहली बात तो ये जो K4 लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। तो इसको क्यों लिखा है? लिखा है पर वो इसका कोई इक्वेशन मतलब बनाने नहीं। के लिए। हाँ, नो सर, इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा इसको बोल यूं मान सकते हो। तो ये K4 जो है इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है। और ये जो Fe है ये क्या है, केंद्रीय परमाणु। ये क्या है, Fe केंद्रीय परमाणु। और ये जो Cn है, Cn को बोलते हैं लिगेंड। कहाँ पे इसको साइनाइड बोला है, काजन क्या बोला है? क्या बोला मैंने क्या बोला है? Cn को बोलते हैं लिगेंड। और ये केंद्रीय परमाणु होता है। और केंद्रीय परमाणु क्या है, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु है तो क्या है, इसमें डी कक्षक है, वो भी अपूर्ण है। और डी कक्षक है वो भी क्या है, अपूर्ण। तब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि उप सहसंयोजी कैसे बनता है। तो जो लिगेंड होता है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। ठीक है, एक कारण तो क्या है, इसका क्या है, डी कक्षक अपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि इसका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा, और इस पे क्या होता है, धन आवेश। धन आवेश या इसको बोलते हैं केटायन। तो दो रीजन है जिसके कारण उप सहसंयोजी यौगिक बनता है। उप सहसंयोजी कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है। केवल इलेक्ट्रॉन दान होगा तो देखो 11वीं में 3 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, 4 प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, यौगिक पढ़ाए जाते हैं या फिर बंध बनाए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, उप सहसंयोजी 11वीं में कितने प्रकार के बने हुए हैं, 4 प्रकार के। एक होता है हाइड्रोजन बंध, एक आयनिक बंध, एक संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और एक उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग होगा जब क्या बनेगा, उप सहसंयोजी होगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म में ये दान करता है और ग्रहण के ऊपर देता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश उपस्थित होने के साथ साथ इसके पास क्या है, डी कक्षक खाली भी होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसे की जरूरत है पर आपके पास जेब नहीं है, तो काम चलेगा क्या, नहीं होगा। तो इसके पास क्या है, धन आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। धन आवेश है मतलब इसके पास क्या है, जेब है। और डी कक्षक खाली है मतलब जगह भी है। ठीक है, तो सर हम उससे ले लेंगे ना फिर? हाँ किससे लेगी?
तो वही तो बात है कि यहाँ क्या है, दोनों कंडीशन हो गई हाँ, कि डी कक्षक अपूर्ण भी होता है और इसके पास प्लस धन होता आवेश भी है। होता है। तो हाँ। दोनों चीजें हो गई है, आपके पास पैसे की जरूरत भी है और जेब भी है। तो दोनों चीजें है तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेंगे और क्या बन जाएगा, उपसहसंयोजी यौगिक। या संकुल भी कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सर आप ऐसे एग्जांपल कहाँ से ढूंढ मिला तो वीडियो देखते हो? नहीं मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे छान लेना, ऐसे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको। सर इसलिए तो आपसे पूछा मैंने। चलो उत्तर लिखिए, तो दो पार्ट में लिखेंगे अपन ने। चलो उत्तर लिखो नंबर 1 डाल के, नंबर 1 है ना, हेडिंग लिखना है केटायन या धन आयन, केटायन या धन आयन की छोटी त्रिज्या ठीक है केस में नेक्स्ट आगे। चलो डैश लगा के लिखो, संक्रमण तत्वों के केटायन, यानी वो प्लस वाले। संक्रमण तत्वों के केटायन, क्या यहाँ खड़ा होता हूँ ना मैं, तो यहाँ खड़े होते से ही बोर्ड के सामने अपने आप एग्जांपल आते हैं, अलग से तैयारी नहीं करना पड़ती इसके लिए। सर याद आ जाते हैं आपको खड़े हो तो आगे जब पढ़ाने लगोगे ना तो आपके भी आ जाएंगे। प्लीज हम टाइप में सब कुछ संक्रमण तत्वों के केटायन या धन आयन की, लिखा है तो डैश लगा के, क्या हुआ तूने हेडिंग लिख ली थी? हाँ सर एडिट के बाद हाँ हेडिंग के बाद लिखना था, संक्रमण तत्वों के केटायन या धन आयन की त्रिज्या छोटी होती है। वही चीजें बोले ना मैंने, परमाणु आकार छोटा होता है और धनावेश होता है, त्रिज्या छोटी होती है, जिससे धन आयन का घनत्व बढ़ जाता है। तब ये लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा लिखो नंबर 2। दूसरी बात क्या है, एक तो अपन ने बोल दी कि इसका परमाणु आकार छोटा होता है, मतलब त्रिज्या छोटी होती है, धनावेश होता है। दूसरी बात क्या बोलोगे, इसका डी कक्षक अपूर्ण होता है। हाँ यहाँ से ले तो सकता है, पैसे की कमी तो है, यहाँ क्या है, जेब खाली नहीं होती सर, जेब खाली नहीं रहती है। जैसा हमारे तो देख चलो लिख तो, हमने तो खाली लेते हैं। अगला है सेकंड, रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता। सेकंड पॉइंट में डैश लगा के लिखो, संक्रमण धातुओं के n-1 डी कक्षक, संक्रमण धातुओं के n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण होते हैं तब ये लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ, तब ये लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं, उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जिसे संकुल कहते हैं। ठीक है, बोर्ड पे जो संकुल बना हुआ है नोट कर लो। तुम बंदी हो गई है ना वो वो लंबे संक्रमण धातु में परिवर्तित संयोजकता
परिवर्तित संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है क्यों? ठीक है, तो परिवर्तित संयोजकता मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? बदलने वाली। संयोजकता क्या होता है? वो संयोजकता अरे पढ़ी थी अपने डांस क्लास में। ठीक है, दसवीं में भी आ जाती है। हाँ। तो परिवर्तित संयोजकता मतलब कॉपर के ऊपर Cu प्लस भी आ सकता है और Cu माइनस भी आ सकता है। डबल प्लस भी आ सकता है। ऐसे ही Fe के ऊपर Fe डबल प्लस भी आ सकता है और Fe ट्रिपल प्लस भी आ सकता है। इसको बोलते हैं परिवर्तित संयोजकता। बाकी सबके पास ऐसा नहीं होता है। संक्रमण धातुओं के पास होता है कि Fe प्लस भी हो जाता है और डबल प्लस भी हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है ये बताना अपने को। तो अब इसके पहले अपन ने क्या करा था, आकार के बारे में देखा था कि आकार क्या होता है, बराबर होना चाहिए। तो क्या होता है, विश्व धातु का निर्माण होता है। पर जब परिवर्तित संयोजकता की बात होती है तो आकार नहीं, यहाँ ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। क्या समान होना चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे समान होगी वो देखते हैं। जैसे कॉपर को देखेंगे अपन, वो ऊर्जा माना तो एनर्जी। यस। कॉपर को देखोगे तो कॉपर का नंबर होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये अपवाद की गिनती में आता है। कॉपर और क्रोमियम किसकी गिनती में आते हैं? अपवाद कौन सा नियम? उसका अपवाद पालन नहीं करते। उसका नियम का पालन नहीं करते। कैसे नहीं करते हो देखेंगे अपन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ये है ऑब्बो नियम के हिसाब से। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हिसाब से लिखा मैंने? ऑब्बो नियम के हिसाब से। पर ऐसा होता नहीं है, समय के साथ साथ ये क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है 3d10 और यहाँ से क्या हो जाता है 3d1। होना क्या चाहिए? 4s2 और 3d9 पर हो क्या जाता है थर्ड टाइम में 4s1 और 3d10। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो इसको दिखता है कि ये ऊर्जा समान है, मेरे एक जैसी है, इससे क्या ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना। होना क्या था और हो क्या गया। तो इसी कारण से क्या होता है, ये जो परावर्तित संयोजकता दिखती है ना, इसी कारण से दिखती है कि इनकी क्या होती है, ऊर्जाएं क्या होती है, समान। और ऊर्जा समान होने के कारण क्या होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ऐसे कर लेते हैं। जैसे आप क्रोमियम का देखोगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d4 24 यहाँ तक 20 हो जाते, 20 और 4 24। पर होता क्या है, समय के साथ साथ यहाँ भी एक ऐसा बना लेते हैं, अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको स्थायी होना रहता है। जिसका भी अधिक कक्षक पूर्ण होता है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और यहाँ भी क्या था, 4 था, तो ये क्या था, अर्धपूर्ण नहीं था। ये क्या 10 में से 5 हो गया तो ये भी क्या हो गया, अर्धपूर्ण हो गया। तो ये भी क्या हो गया, स्थायी। तो इसका भी क्या हो गया, ये कक्षक पूर्ण हो गया और ये क्या हो गया, अर्धपूर्ण। तो ये किस लिए करते हैं? पहली बात तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए करते हैं, है ना। अब ये यहाँ से ही क्यों आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं समान होती है। अब आप चाहोगे इसके पास 3d9 है और ये कहाँ से लेते 2p6 से, तो ले पाएगा क्या? नहीं। क्योंकि इसके पास जाएगा तो ये क्या बोलेगा कि तेरे पास में नहीं था कोई। फिर ऐसे टाइम मार है ना, ऐसे होता है। हम भी किसी से कुछ लेने जाते हैं तो तेरे पास नहीं, क्या यही बोलते हैं कि तेरे पास नहीं हो तो मेरे पास आना। तो इसके पास ऊर्जा समान थी तो इतना इससे ले लिया। अगर इसके पास जाएगा तो मना कर देगा ये, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 4 बैठे थे, तो पहले जिसकी ऊर्जा समान थी उससे लेगा। तो यहाँ वही होता है कि इसलिए इससे लेता है क्योंकि इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान। जिसकी ऊर्जा समान नहीं होती उसके पास आप नहीं ले सकते हो। हमें छोड़कर नहीं जाना, लिखो नहीं जाना। संक्रमण धातुओं के परमाणु में संक्रमण धातुओं के परमाणु में n-1d कक्षक अपूर्ण होता है तथा इनके n-1d व ns कक्षक में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, इसलिए संक्रमण धातुएं परिवर्तित संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। संख्या प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जबकि आयरन Fe से जिंक Zn तक इस मान में कमी होती है। ठीक है, तो अब उदाहरण नोट करना है। तो ये लाइन को याद रखना पड़ेगा। इसे याद रखोगे। इसकी टीवी कर्मन, टीवी का नाम है कर्मन। इसकी टीवी कर्मन फेकोनी, इसकी टीवी कर्मन फेकोनी क्यूजन, इसकी टीवी कर्मन फेकोनी क्यूजन। क्यों नहीं देता हुआ? ठीक है, तो खराब हो गई होगी वो। इसकी टीवी कर्मन फेकोनी क्यूजन। ठीक है, एक और दूसरा भी होता है, पर वो थोड़ा अजीब हो जाता है। वो टीचर का भी कभार उसमें टीचर का भी कभार अपने ऊपर ले लेते, क्योंकि एक 10th का टीचर रहता है, वो एक किसके ऊपर सेंटेंस बनाता है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, उसकी एक टीचर रहती है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो? ठीक है, तो इस नाम की टीचर होती है तो बुरा मानता है। ठीक है, तो या तो वो वाला याद कर लो या ये वाला। वो वाला बहुत जल्दी आता है। ठीक है, इसकी टीवी कर्मन फेकोनी क्यूजन। ठीक है, अब ले लेता। ठीक है, तो लिख लेना ऊपर नीचे वाली लाइन। चलो क्या लिखना है? +1+3 क्या वो जो लाइन बोली थी मैंने? इसकी टीवी कर्मन, सर धीरे धीरे इसकी टीवी कर्मन फेकोनी फेकोनी क्यूजन, इसकी टीवी कर्मन फेकोनी क्यूजन। सर कहाँ से लाते हो? +2 धीरे लिखो। +3 ये +1 क्या है क्या सर? ये प्लस ये संयोजकता है अलग अलग। अरे इनकी संयोजकता है, याद कर लेना। +2 अभी देखा है, Fe का देखा था अभी अपने +2 और +3, Fe डबल प्लस +3, तो वही संयोजकता जिंक है। की खाली एक ही है। कॉपर का देखा Cu प्लस और Cu डबल प्लस। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ सर बोल दो। रेंदे दो रोटी बाद में बना लेना। चूल्हा चक्की तो करनी लैंथेनाइट संकुचन। जल्दी सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो सुना था मैंने। लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? सर ये तो सर रास्ते में ड है कि ओल है? क्या गया फोन? लैंथेनाइट संकुचन लिख दो। ओ पागल, अपने इसमें केमिस्ट्री वाली मेरे का पढ़ा दिया। इस एग्जाम में भी आ गया है, टेस्ट में भी ले गया है। और मैंने पोस्ट में भी देखा था। तो बस तो सर लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? हाँ समझाइए, इसके कारण और परिणाम लिखिए। तो लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है?
तो सबसे पहले समझिए, अभी तक अपन संक्रमण धातु को बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। ये लैंथेनाइड संकुचन जो है अंतर संक्रमण धातु है। डी अंतर मतलब एफ खंड का। और F1 एफ खंड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लैंथेनाइड वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। और एक होता है एक्टिनाइड। सर इसमें डिफरेंस भी है? हाँ बताएंगे बाद में। हाँ। तो एफ खंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। तो इसमें जो होता है आखिरी जो कक्ष होता है वो होता है F1 से 14 तक। इसमें भी होता है F1 से 14 तक। ये होता है 4F और ये होता है 5F। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो उसके लिए पहले वो लिखना नहीं है, पर लिख के बता देता हूँ। आपको नहीं लिखना है, तो समझने के लिए जो अभी लिखी थी ना लाइन अपन ने, ऐसे ही लैंथेनाइड के लिए इसके लिए है सिर पर नदियां। सर आगे पूरी एग्जाम होगा तो सर सुनने में मजा आएगा। सिर पर नदियां प्रेम समाए। ठीक है, सिर पर नदियां प्रेम समाए यूं गुदगुदाए। सिर पर नदियां प्रेम समाए यूं गुदगुदाए, तब दुआ हो इकरार तुम्हारा। ये तो अलग ही तब दुआ हो इकरार तुम्हारा, सर को तो देख इकरार कर रहा है। तब दुआ हो इकरार तुम्हारा, यार लुट जाए। ठीक है, ये होता है इसका। सिर पर नदियां प्रेम समाए यूं गुदगुदाए, तब दुआ हो इकरार तुम्हारा, यार लुट जाए। ये समझाने के लिए ये आपको लिखना नहीं है इसको। तो सी इसका होता है नंबर 58। क्या होता है नंबर? सुन के पता है किसकी याद आ गई। इसका नंबर होता है 58। याद भी आ गई। और इसमें जो अंतिम कोश होता है वो 4F1। इसका अगला क्या होगा? 4F2 ये मतलब पता नहीं सर। सर ये 59 4F2। ये क्या सर होगा? आप हिल रहे हो, आपका फोन भी हिल रहा है। चुप रहिए। अगला क्या होगा? ऐसे आखिरी वाला बता देता हूँ। लास्ट वाला होता है 71 और यहाँ आ जाता है 4F14। तो लैंथेनाइड संकुचन में ये होता है, इसका कारण ये है कि संकुचन होता क्यों है, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो पहले वाला है CE, ये होता है नाभिक और ये इसके कोश होते हैं। तो इसका जो अंतिम कोश है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4F1 है। तो 4F में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, अगला क्या होगा? 4F2। तो इसके अंतिम कोश में कितने होंगे? एक वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। तो केंद्र में क्या होता है? नाभिक और लास्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो ये प्लस और माइनस होना भी जरूरी है। अगर यहाँ पर प्लस ही होता तो क्या ये आपस में बंधे हुए होते क्या? क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी कारण ये क्या होता है? परमाणु बंधा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, कहाँ पर? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती जाती है। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इसको ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ये परमाणु का आकार क्या होने लग जाता है? छोटा होने लग जाता है। क्योंकि खींचेंगे, ज्यादा जोर से खींचोगे तो ज्यादा कोई पास में आएगा, धीरे से खींचोगे तो धीरे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचता है। तो क्या होता है? परमाणु का आकार छोटा होने लग जाता है। तो परमाणु के आकार छोटे होने को ही आकार क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। तो सिकुड़ने को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचन। तो परमाणु का आकार सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं संकुचन। तो समझ गए क्यों होता है कारण? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो ये रीजन है इसके पीछे। तो कारण ये होता है और इसके कारण परिणाम ये होता है कि जब परमाणु का आकार छोटा होता है तो क्षारीय गुण में कमी आती है, और दूसरा है कि परमाणु का आकार छोटा होता है तो इसकी आयनिक त्रिज्या में भी क्या आती है? कमी होती है। तो दो परिणाम होते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है?
कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है और वो अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा ताकत से करता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता है। और एक और इसके पीछे की चीज ये है कि इसको जब अपन देखते हैं, इसका आकार देखते हैं तो आकार होता है पिकोमीटर में। क्या होता है? पिकोमीटर में, पीएम में। तो इसका आकार होता है 101 पीएम। ऐसे आगे जाते तो क्या होता है, आकार में कमी हो रही है, तो ये 100 पीएम, फिर 99 पीएम। तो जब आप देखते हो ना तो इसके आकार में कोई खास अंतर आता नहीं है। 1-1 पीएम, तो पीएम बहुत छोटी इकाई होती है, मतलब आपके बाल के जो आकार है ना, बाल की जो चौड़ाई है उससे भी पतला होता है पिकोमीटर। तो उतना बहुत कम छोटा छोटा अंतर आ रहा है, तो इसको आप देखोगे तो खास अंतर दिखता नहीं। और इसके कारण क्या होता है, इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं आता। इन सब का रासायनिक गुण सेम ही रहता है, ठीक है। रासायनिक गुण मतलब किसी की हाइड्रोजन से क्रिया कराओ तो वो आसानी से क्रिया कर लेगा, इस टाइप से किसी तत्व से क्रिया करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण में कोई खास अंतर होता नहीं है, तो इसके कारण इसको क्या होता है, अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा परिणाम यह होता है कि इनके अंदर तो कुछ खास अंतर होता नहीं, रासायनिक गुण में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इनको अलग अलग पृथक करना। अगर बोले कि आप सी और टीबी इन दोनों को मिला दिया और बोलो कि अलग अलग करो, तो अब आप कैसे करोगे? तो आपने जब देखी थी प्राथमिक द्वितीय और तृतीय के एल्कोहल करने की देखी थी, तो उसको अलग कैसे करते हैं अपन, रासायनिक गुण के आधार पर। उसमें कुछ मिलाते हैं तो कोई क्रिया करता है, कोई नहीं करता है, तो अपन अलग अलग कर लेते हैं। पर यहाँ रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इनको पृथक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उसका कारण भी क्या है, लेप्टिनाइट संकुचन ही है। तो 3 कारण से क्या होता है, परिणाम 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या बोला मैंने सबसे पहले, शारीरिक गुण में कमी होती है, जैसे इसके परमाणु आकार में कमी होती है तो शारीरिक गुण में कमी होती है। दूसरा बोला कि परमाणु आकार में कमी होती है तो आयनिक त्रिज्या भी कम होती है। और तीसरा बोला कि रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होता है, इसको पृथक करना मुश्किल होता है। तो लिखना है अभी या कल लिखें इसको? कल इसको लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है।